कूलम्ब्स लॉ पर आधारित कुछ और अंकिक प्रश्न आज हम करेंगे। देखिए 8q ऋण 2q के आवेशित दो कण L दूरी पर स्थापित किए गए। स्थापित करने का अर्थ है कि वो हिल नहीं सकते। इन्हें मिलाने वाली रेखा पर एक प्रोटॉन, प्रोटॉन जैसे ही शब्द आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके पास कौन सा आवेश होता है। ये इस प्रकार रखा जाता है कि वह संतुलित हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन पर लगने वाला बल शून्य हो जाता है। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है? हमें यह करना है कि प्रोटॉन किस स्थान पर रखा गया उस स्थान का निर्धारण करना है और यह बताना है कि ये जो संतुलन हुआ है प्रोटॉन का वो स्थायी है अथवा अस्थायी है। तो देखिए एक रेखा बनाते हैं जिसमें L दूरी पर दो कण रहेंगे। L दूरी पर यहां पर एक कण है 8q, इस पर आवेश है। दूसरे कण पर यहां पर हमने माना आवेश है ऋण 2q -2q। अब हमने एक प्रोटॉन प्लस E को इस तरह से रखना है कि यह संतुलित हो जाए। हमारा पिछला नॉलेज हमको ये बताता है कि ये पूरा सिस्टम जिसमें कि 3 आवेश रहेंगे ये कैसे संतुलित हो सकता है। तो हमारा ये हमें याद है कि दो एक प्रकार के आवेश आजू बाजू होने चाहिए और एक विपरीत आवेश बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम संतुलित हो जाएगा। तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और हमने रखना है धन को। तो धन को कहां रखा जाएगा? बाईं तरफ, बीच में या दाहिनी तरफ? बताइए। हाँ, ये उत्तर ठीक है कि दो धन आजू बाजू होने चाहिए और ऋण बीच में होना चाहिए, तभी ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ग्रुप संतुलित रह सकता है। तो हमने क्या किया कि एक जो प्रोटॉन है उसको इसी रेखा को ऐसा बढ़ाकर यहां कहीं पर हमने इसको स्थापित कर दिया धन E। अब इस पर लगने वाले बल, ऋण बल इस धन को अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेगा और ये धन इस धन को विकर्षित करेगा ऐसे। दोनों तरफ बल लग रहे हैं। अगर ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे तो ये धन E ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहीं पर खड़ा रहेगा। ये संतुलन की अवस्था आ गई। इसके अतिरिक्त अगर आप सोचेंगे कि हम यहां धन E को रख लेते हैं तो देखिए ये धन इस धन को दाहिनी तरफ भेजेगा, ये वाला ऋण भी इस धन को दाहिनी तरफ भेजेगा। दोनों बल दाहिनी तरफ लगेंगे तो ये रुकेगा नहीं, इस तरफ चला जाएगा, संतुलन नहीं आएगा। यदि उस धन को हम यहां पर रखेंगे इस तरह तो ये 8q अधिक भारी है और ये नजदीक है। नजदीक होने से इसका ये बल बहुत अधिक होगा। इसकी दूरी बहुत अधिक है। अगर इसकी दूरी बहुत अधिक है तो जितनी भी है ये ऋण इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, धन इसको विकर्षित करेगा। लेकिन ये इसके नजदीक है, इसका बल बहुत अधिक होगा, इसलिए ये वाला बल जो कि इसके खींचने का बल है, आकर्षण का बल है, ये बहुत कम होगा। ये वाला बल बहुत अधिक होगा, उसके कारण ये यहां पर संतुलित नहीं रह पाएगा, इधर चला जाएगा। अतः न तो ये यहां संतुलित होगा न ये यहां संतुलित होगा। केवल ये एक स्थान ऐसा है जहां पर ऋण इसे इधर ले रहा है, धन दूर है, ये इसको इधर भेज रहा है। ये दोनों अगर एक दूसरे को बराबर हो जाएं तो ये यहां पर संतुलित हो जाता है। तो ये समझ के साथ हम इसको यहां पर स्थापित करते हैं और इसकी कुछ दूरी मानते हैं। ये दूरी हमें पता नहीं है और यही हमें निकालना है। स्थान का निर्धारण करें। तो हमने ये इसका स्थान बनाया और ये स्थान ऋण 2q से मान लीजिए x दूरी पर है। हमें दूरी के बारे में ये दिया गया है कि दो कणों के बीच की दूरी L है। ये L दूरी है, ये हमें दी गई है और इसका निर्धारण हम यहां करते हैं जो कि x दूरी पर है। तो इस x का मान हमें निकालना है। ओके, अब इस मान को निकालने के लिए
हमें मालूम क्या है, क्या मालूम है? हाँ, समीकरण के लिए आपको सोचना है कि बराबर के दाएं बाएं क्या रखूं और उस समीकरण में ये राशि आनी चाहिए। सोचिए। तो इसका ये उत्तर है कि यहां पर दाहिनी तरफ लगने वाला बल और बाईं तरफ लगने वाला बल, ये दोनों कैसे हैं? बराबर। जहां आपने बराबर शब्द सोचा आपको समीकरण मिल गया। तो कौन है बराबर? दाहिनी तरफ का बल और बाईं तरफ का बल। यहां से हम इसे प्रारंभ करते हैं। दाईं तरफ का बल बराबर बाईं तरफ का बल। दाहिनी तरफ लगने वाला बल इसका विकर्षण का बल है और ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला और वो वाला आवेश 8q गुणित E बटे दूरी का वर्ग। इसकी दूरी L है, यहां से यहां की दूरी x है, कुल दूरी L धन x वर्ग। ये हो गया उधर लगने वाला बल। अब बाईं तरफ लगने वाला बल, इस तरफ बाईं तरफ लगने वाला बल कौन लगाता है? ये बल, ये आकर्षित करता है, इसके कारण ये बल है। तो इसकी गणना करते हैं। ये भी कूलम का बल है क्योंकि दो आवेशों के बीच बल है। तो यहां पर हमारा कौन सा नॉलेज काम में आता है, कौन सा ज्ञान काम में आता है? कूलम के बल का सूत्र। कूलम के बल का सूत्र हमें यह बताता है कि कितना बल लगने वाला है। तो यहां पर कितना बल लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित दोनों आवेश का गुणनफल, ये हो गया 2q गुणित E बटे दोनों के बीच की दूरी x का वर्ग। हाँ, अच्छा ठीक है। आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऋण का क्या हुआ? ये ऋण को लगाना या नहीं लगाना ये हमारी इच्छा है। क्यों? यदि हम दिशा के लिए पहले से मान चुके हैं कि ये बाईं तरफ की दिशा है तो हमें ऋण लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से ऋण क्या प्रदर्शित करता है? ये हम बल की गणना कर रहे हैं। बल में ऋण ये प्रदर्शित करता है कि वो उल्टी दिशा में काम कर रहा है। धन बल है, इधर काम करेगा, ऋण बल है, इधर काम करेगा। लेकिन बल की संख्या में ऋण कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब इधर बल काम करेगा या इधर काम करेगा, इसका निर्णय हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये वाला बल किस तरफ है? बाईं तरफ। इसलिए हमको दिशा सूचक साइन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? नहीं तो हम क्या कहते, इतना बल काम करता है, इस बल का साइन माइनस है, ऋण है। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है कि ये बल अगर दाहिनी तरफ काम कर रहा है तो ऋण वाला बल बाईं तरफ काम करेगा। ठीक है? लेकिन हमको दिशा नहीं चाहिए, परिमाण से हमारा काम चल जाता है। दिशा हम कब लेते हैं? जब हम दोनों बलों का योग कर रहे हों। तो एक बल धनात्मक लेंगे, एक बल ऋणात्मक लेंगे, दोनों बलों का योग करेंगे, दोनों बलों का योग करेंगे और इस योग को शून्य करेंगे। ऐसे जब ऐसा करेंगे तो आप देखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा। ये अब देखिए दोनों धनात्मक हो गए। तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो ऋण को ले लेते हैं और कुल बल शून्य करके इसको इधर करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। मैंने इसी स्टेप से शुरू किया, यहीं से शुरू किया, तो मुझे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम यहां से प्रारंभ, दोनों तरफ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल हो जाएगा और Q कैंसल, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4। अब इसको हम इधर ले आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा गणित है। x वर्ग बटे L धन x वर्ग बराबर, ये 4 नीचे आ जाएगा, 1/4। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल निकालने से ये संख्या हो जाएगी x बटे L धन x बराबर
1/2। इससे यदि हम x का मान निकालना चाहें 2x इज इक्वल टू L प्लस x, इसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो ये हमें देगा 2x ऋण x बराबर L। ये आ गया दूरी। तो यहां से हमें E को कितना दूर रखना होगा? उत्तर है L दूरी पर रखना होगा। इस प्रकार L दूरी पर रखने से ये वाला पूरा हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया? स्थान का निर्धारण। तो इस स्थान पर प्रोटॉन को रखने से वह संतुलित अवस्था में होगा। अब अगली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यह संतुलन स्थायी है अथवा अस्थायी। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये अस्थायी और अस्थायी होता क्या है। देखिए, अस्थायी और अस्थायी, इसे समझिए। ये एक संतुलन की अवस्था है। इस संतुलन की अवस्था से मैंने इसे हटाया, इधर कर दिया या इधर कर दिया। तो वहां रखने के बाद दो एक्शन हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं। देखिए, ये मैं इधर लेकर आता हूं और जैसे ही इसको छोड़ता हूं दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये और दूर चलता चला जाएगा और इससे दूर हट जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि इन सब के बल से ये वापस आ जाए और अपनी जगह पर वापस आ जाए। फिर से सुनिए, इसे मैंने दाहिनी तरफ ले जाकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दो एक्शन हो सकते हैं, या तो ये और दाहिनी तरफ चला जाएगा या बाईं तरफ आके वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अगर ये बाईं तरफ आकर अपनी जगह पर फिर से आ जाता है, फिर मैं ऐसा ले जाता हूं, फिर यहां वापस आ जाता है, तो ऐसे संतुलन को मैं बोलूंगा कि ये एक स्थायी संतुलन है, स्थायी। लेकिन यदि मैं इसका संतुलन बिगाड़ देता हूं और ये वापस नहीं आता और दूर चला जाता है और बिगड़ता ही चला जाता है, तो ये संतुलन अस्थायी संतुलन था, अस्थायी संतुलन था। तो इसका अब इसको बनेगा कैसे? तो हम इस तरह से देखते हैं। इस स्थान पर देखिए, ये दोनों बल बराबर हैं। अब अगर मैं इसको यहां पर ले जाता हूं, इसको यहां पर ले जाता हूं, फिर से दोनों बल को बनाता हूं। ये है बल 1, ये है बल 2। अगर बल 1 बड़ा हो गया तो ये दूर चलता चला जाएगा और मैं ये निर्णय लूंगा कि ये वाला संतुलन अस्थायी था। अगर बल 2 बड़ा है तो बल 2 बड़ा है, वो इसको खींचकर यहाँ वापस ले जाके फिर यहीं स्थापित कर देगा। तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि ये संतुलन अस्थायी है, ये स्थायी है। फिर से अगर ये वापस ले जाता है तो ये संतुलन स्थायी है, यानी कि मैं यहाँ ले जाता हूँ फिर ये वापस ले आता है, तो ये स्थायी संतुलन कहलाएगा। उसके लिए शर्त क्या है? F2 बड़ा होना चाहिए। अगर F1 बड़ा होगा दूर चलते चला जाएगा, अस्थायी। अगर F2 बड़ा होगा तो स्थायी। अब इन दोनों शर्तों को जानने के बाद मैं उसे दूर करता हूं और दूर करके हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से ये एक पोजीशन है C से मैं इसे ले गया D तक। D तक ले जाने से इसकी दूरी बढ़ गई, ये दूरी बढ़ने से इसके बल में क्या अंतर आएगा? कौन सा बल कम होगा और कौन सा बल अधिक हो जाएगा? अभी यहाँ पर क्या है? ये दोनों बल बराबर हैं। अगर मैं इसे दूर करता हूँ तो ये वाली दूरी बढ़ गई, ये दूरी बढ़ गई। ये दूरी बढ़ने से इसका जो आकर्षण का बल है वो कम हो गया, आकर्षण का बल कम हो गया। ये वाला आकर्षण का बल था, ये बल कम हो गया, ऐसा। ये इसको विकर्षित कर रहा है और ये यहाँ पर इसकी दूरी भी बढ़ रही, तो विकर्षण का कम भी बल हो गया, विकर्षण का बल भी कम हो गया। अब हमें नहीं पता दोनों में से कौन ज्यादा कम है, तो ऐसा करते हैं दोनों को निकालते हैं।
इस दूरी को मैंने मान लिया, इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हमने दिया y। इसको y दूरी पर हम और ले गए हैं। डेल्टा x भी कर सकते थे, y भी कर सकते हैं। y दूरी बढ़ाने से बाईं ओर आकर्षण का बल -2q गुणित E ये वहां से पहले दूरी x थी, अभी y की दूरी और आ गई तो x धन y, तो ये क्या हो गया x धन y का पूर्ण वर्ग। ये बाईं ओर का आकर्षण का बल। दाईं ओर ये। अच्छा, अब हमने इन दोनों बलों की गणना करनी है कि इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन, बड़ा कौन छोटा कौन। तो इससे हम एक को दूसरे से भाग दे देते हैं। जैसे दाईं ओर का विकर्षण का बल, बाईं ओर का आकर्षण का बल। बल दाईं ओर राइट डायरेक्शन में, बल बाईं ओर लेफ्ट डायरेक्शन में। ये हमने किया और इसके बटे इसको कर दिया। जब इसके बटे इसको करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसके बटे इसको किया, QE कैंसिल हो गया, तो ये हमने लिखा 8/L + x + y इसका पूर्ण वर्ग बटे 2/x धन y इसका वर्ग। अब ये ऊपर चला जाएगा, x धन y बटे L धन y इसका वर्ग, और ये 4, इसके सामने 8, इसके सामने 2, तो ये आ गया 4। अब यहां देखिए L x के बराबर है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। कहां पर, ये x L के बराबर है, तो इस L को हम x लिख सकते हैं या इस x को L लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। तो ये हो जाएगा 2x धन y का वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इस तरह से। अब ऊपर कौन है ये देखिए, दाहिनी तरफ लगने वाला बल, नीचे कौन है, बाईं तरफ लगने वाला बल। अगर ये संख्या 1 से बड़ी है तो दाहिनी तरफ वाला बल बड़ा है, और अगर 1 से छोटी है तो बाईं तरफ वाला बल बड़ा है। ठीक है, ये अगर छोटा है तो ये संख्या 1 से छोटी होगी, और अगर दाहिनी तरफ वाला बड़ा है तो ये संख्या 1 से बड़ी आनी चाहिए। तो अब हमें ये फैसला करना है गणित के नियमों से कि ये संख्या इससे बड़ी है कि छोटी। तो दोनों को ओपन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ऊपर वाला देखिए,
नीचे, टू एक्स वाई उसका डबल 4xy, ये अनुपात आया ऊपर और नीचे। अब बताइए कौन बड़ा? ये दोनों बराबर हैं, ये ऊपर वाला बड़ा है इससे, यहां पर भी ऊपर वाला इससे बड़ा है। साफ हो गया, ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली संख्या छोटी, ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी, नीचे वाली छोटी। तो कौन बड़ा हुआ? दाहिनी तरफ लगने वाला बल Fr बड़ा है F बाईं तरफ लगने वाले से। अब यहां आ जाइए, जब हम इसको y दूरी पर ले गए, तो अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला? दाहिनी तरफ लगने वाला बल बड़ा है बाईं तरफ लगने वाले बल से। अगर ये बल बड़ा हो गया तो ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा? तो उत्तर है दाहिनी तरफ जाएगा। तो हम इसको यहाँ ले गए, यहाँ ले जाके छोड़ा, अब ये बल दाहिनी तरफ लग रहा है तो ये दाहिना ऐसा चलता चला जाए, वापस नहीं आया। अगर ये वापस अपनी संतुलन अवस्था में नहीं आया तो ये संतुलन कैसा माना जाएगा? अस्थाई या स्थाई? तो उत्तर है अस्थाई, क्योंकि ये वापस नहीं आया। इसलिए ये संतुलन कैसा होगा? अस्थाई संतुलन। इस प्रकार हमें ये दोनों उत्तर मिल गए। स्थान का निर्धारण L दूरी पर, और यह संतुलन स्थायी और अस्थायी में से क्या उत्तर आएगा? अस्थायी संतुलन है। ठीक है, जैसे ही हम उस संतुलन को बिगाड़ते हैं वो उस तरफ भाग जाएगा। आपको ये लग रहा है कि इसको मैंने इस तरफ लिया, अगर इस तरफ लेता तो क्या होता? ठीक है, उसको करके देखिए। अगर हम इसको यहां से इधर ले आएंगे तो ये x ऋण y हो जाएगा और ये वाला L धन x ऋण y हो जाएगा। फिर से करके देखिए, बिल्कुल वही आएगा। फिर से क्या आएगा कि इधर का बल अधिक हो गया, इधर का बल कम हो गया, तो ये इधर चलते चला जाएगा और यहां से इधर वापस नहीं आएगा, इधर चलता चला जाएगा। इसलिए इसको आप इधर करेंगे, इधर चला जाएगा, इधर करेंगे, इधर चला जाएगा। केवल ये एक स्थान पर रखेंगे तभी ये संतुलित रहेगा। इसलिए ये वाला संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाता है। स्थायी और अस्थायी में एक बड़ी अच्छी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको हमेशा याद रहेगी। एक टेबल के ऊपर मैंने एक रॉड खड़ा किया, एक डंडा खड़ा किया इस तरह से। इसको खड़ा करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं इसको टेबल पर ऐसा रख दूं और ये खड़ा हो जाएगा। इसे मैंने रखा और ये इसमें ऐसे खड़े हो गया। अच्छा, जब ये यहाँ पर इस प्रकार से खड़ा हो जाता है तो मैं इसका संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करता हूँ। किस तरह से इसका संतुलन बिगड़ेगा? देखिए, संतुलन बिगाड़ने के लिए मैंने ये किया कि इसको देखिए, इसे मैंने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, अपने स्थान से हिलाया और छोड़ा। ये क्या ये वापस आया कि गिर गया? उत्तर है आगे जाके गिर गया। तो ये वाला जो संतुलित अवस्था है, ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये संतुलित अवस्था कैसी कहलाएगी? अस्थायी। स्थायी देखिए, इसमें मैंने एक धागा बांधा, धागा ऐसे बांधा और धागा बांध के इसको ऐसा लटका दिया, ये लटका हुआ है। अब फिर से मैं वही काम करता हूं, इसको इस तरफ टेढ़ा करता हूं और छोड़ देता हूं। अरे, फिर से इसको मैंने ऐसे टेढ़ा किया, छोड़ दिया, वापस आ गया, फिर ऐसा टेढ़ा किया, फिर छोड़ा, वापस आया। ये सीधा है, ऊर्ध्व दिशा में है। ऐसा करो तो भी वापस आ जाता है, ऐसा करो तो भी वापस आ जाता है। तो ये जो संतुलन की दिशा है, ये क्या कहलाएगी? स्थायी अवस्था। ये अवस्था क्या है? स्थायी। तो ये ऊर्ध्व दिशा में रहता है संतुलन के कारण, और ये संतुलन स्थायी संतुलन है। ये ऊर्ध्व दिशा में रहता है और ये संतुलन अस्थायी संतुलन है। ठीक है, तो ये चीज आपने कक्षा 11वीं में पढ़ी है शायद।
जब हम उसमें घूर्ण के बारे में पढ़ते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में, गुरुत्व केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। जब हमारा लटकाने वाला पॉइंट गुरुत्व पॉइंट से ऊपर हो, गुरुत्व के केंद्र से ऊपर होता है, तो ये वाला संतुलन हमेशा स्थायी संतुलन होता है। लेकिन अगर इस पर लगने वाला सरफेस का बल ये नीचे है और गुरुत्व का केंद्र कहाँ है? ऊपर। अगर ऐसा हो गया तो ये अस्थायी हो जाएगा। इसलिए गुरुत्व का केंद्र लटकाने वाले बल के केंद्र से नीचे होना चाहिए, ऐसे। तब आप इसे ऐसा करिए, वापस आ जाएगा। यहां रख के आप ऐसा करिए, इधर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पकड़ने का केंद्र है, जो सरफेस के साथ बल लगाने का केंद्र है, वो नीचे है और ये ऊपर। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि स्थायी संतुलन क्या होते हैं और अस्थायी संतुलन क्या होते हैं। ये मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, ये विद्युतीय में पढ़ा है। तो विद्युतीय कण को हटाया, अगर चला गया और तो अस्थायी, वापस आ गया तो स्थायी। और इधर जाएगा या नहीं जाएगा, इसका निर्णय हमने कैसे लिया? इसको जब हम यहाँ लाते हैं, y दूरी पर लेकर आते हैं, तो दाहिनी तरफ का बल बड़ा है कि बाईं तरफ का बड़ा है? हमने निकाला कि दाहिनी तरफ का बड़ा है, इसलिए वो चलता चला जाएगा और ये वाला संतुलन अस्थायी संतुलन हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्रश्न समाप्त हुआ। अब एक अगली तरह का प्रश्न देखिए, आपको बहुत रोचक प्रश्न लगेगा। वो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये L लंबाई की एक छड़ है, कुचालक छड़। ये एक तराजू है, तराजू। ये उस तराजू की छड़ है। ये कुचालक है, लकड़ी की, प्लास्टिक की, कोई चीज की, और जिसका भार नहीं के बराबर है। इस पर हमने दो सुचालक कण लगा दिए और उनको आवेश दे दिया, 1Q 2Q। बीच में ये फलक्रम है जिसके ऊपर ये रॉड चल सकता है, ऐसे ऐसे। ये बीच का फलक्रम है, ऐसे ऐसे हो सकता है। इसमें बेरिंग लगा हुआ है और ये इस तरह से डोल सकता है। अच्छा, ये आपने लीवर में पढ़ा हुआ है कि लीवर का फलक्रम बीच में है, दोनों तरफ बल लगाया जा सकता है। इन दोनों के पास आवेश है। अब यहां पर हमने एक इस बिंदु पर एक भार लटका दिया है, वो भार है W बल ये भार लगाता है नीचे की तरफ। यहां पर दो हमने फिक्स करके, स्थिर करके दो गोले रख दिए हैं, दोनों को आवेश Q दे दिया है। गोले का केंद्र और इसका केंद्र, इसके बीच की दूरी h है। यहां पर भी इनके बीच की दूरी h है। ये एक पूरा हमारा सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम में क्या होगा? हमसे पूछा जा रहा है कि ये सिस्टम संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था क्या होती है? संतुलन की दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्थाएं बलीय संतुलन। बलीय संतुलन क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बहुत से बल काम कर रहे हों और उन सब बलों का योग शून्य हो। यदि सब बलों का योग शून्य है तो उसका क्या होगा? तो उत्तर है कि उसमें किसी भी प्रकार का रेखीय वेग नहीं होगा, वो किसी भी तरफ नहीं चलेगी, रेखित वेग नहीं होगा अगर बलों का योग कितना है? शून्य। दूसरा, एक और स्थिति हो सकती है कि बलों का योग शून्य तो है, उसके बाद भी वो चीज चलती है। कैसे चलती है? ऐसे चलती है, देखिए, मुझे ये बताइए कि ये पंखा चलता है कि नहीं चलता है? चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो अच्छा, ये पंखा रुका हुआ है, ये पंखा चल रहा है। अगर चल रहा है तो चलते 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 कहीं चला क्यों नहीं जाता? ओके, हंसने की बात नहीं है। एक तरफ आप बोल रहे हैं चलता है, दूसरे बोलते हो यही है, कहीं जाता नहीं है। तो अगर चलता है तो जाता क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है, ये भी आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ है कि चलना दो प्रकार का होता है। एक सरल रेखा में चलना
जब उसका विस्थापन होते चला जाता है। दूसरा, चक्र में चलना, जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, घूर्णीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु घूर्णीय गति में चलती है तो उसका एक्सिस एक ही स्थान पर रहता है और उसके चारों तरफ सारे कण घूमते हैं, ये घूर्णीय गति है। उसमें कुल बल कितना होता है? तो उत्तर है कुल बल 0 होता है। ये इसकी तरफ मैंने बल लगाया 5 न्यूटन, इधर भी बल लगाया 5 न्यूटन, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, कुल बल कितना हुआ? 0। तो इस बल का प्रभाव क्या होगा? इस बल का ये प्रभाव है कि ये मैंने इधर बल लगाया है, ये इधर बल लगाया है और ये वस्तु ऐसे घूमी, तो इस बल ने इसको घुमाया। कौन सी गति इसको दी? घूर्णन गति इसको दी, घूमने की गति दी और रेखीय गति नहीं दी। तो बल की जोड़ी घूर्णन गति दे सकती है, भले उन दोनों का कुल वेग, कुल योग 0 हो। अगर इनका कुल योग 0 है तो क्या नहीं पैदा होगा? उत्तर है रेखीय वेग नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर दो बराबर के बल एक वस्तु पर लगते हैं और ये घूमती है, अपने स्थान पर ही घूमती है, तो ये क्या बनाती है? ये टॉर्क बनाती है, घूर्ण बनाती है और उस घूर्ण के कारण ये वस्तु घूमती। तो इस तरह से दो तरह की चाल होती, दो तरह के वेग होते हैं, सरल रेखा में और घूमने का। फिर से सुनिए, बताना क्या चाहता हूं मैं कि यदि दो बलों का योग 0 हो तो वो वस्तु सरल रेखा में नहीं चलेगी। दूसरा नियम यह है कि एक वस्तु पर लगने वाले सभी घूर्ण बराबर का योग, सभी घूर्णों का योग यदि 0 होता है तो वो वस्तु नहीं घूमेगी। फिर से सुनिए इसको, एक वस्तु पर एक से अधिक घूर्ण लग रहे हैं और सभी घूर्ण का योग यदि 0 होता है तो वो वस्तु नहीं घूमेगी। ये संतुलन की अवस्था है। कौन सा संतुलन? घूमने का संतुलन, वृत्तीय गति का संतुलन। तो वो नहीं घूमेगी। सभी घूर्ण कैसे बराबर हो सकते हैं? सबका योग 0 कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर है घूर्ण दो तरह के होते हैं। एक वो घूर्ण होता है जो किसी भी वस्तु को घड़ी जैसा घुमाता है, क्लॉकवाइज। एक घूर्ण वो होता है जो घड़ी से उल्टा घुमाता है किसी वस्तु को। साइकिल का हैंडल मैंने ऐसे पकड़ा और उसको ऐसे घुमाया, ये ऐसे, तो मैं इसको कैसे घुमा रहा हूं? घड़ी से उल्टा। ये धनात्मक घूर्ण कहलाता है। अगर मैं उसको पकड़ के ऐसा घुमाता हूं जैसे घड़ी घूमती है तो ये ऋणात्मक घूर्ण है। एक वस्तु पर एक बल की जोड़ी धनात्मक घूर्ण लगा रही है, दूसरे बल की जोड़ी ऋणात्मक घूर्ण लगा रही है। हो सकता है दोनों का योग 0 हो जाए, और अगर ये योग 0 होगा तो वो वस्तु न दाहिना घूमेगी न बायां घूमेगी। दोनों जोड़ी घूर्ण लग रहे हैं, उसके बाद भी नहीं घूम रही है। ये अवस्था कहलाती है वृत्तीय मोशन की या घूमने वाले मोशन की संतुलन की अवस्था। घूमने वाले चाल की, घूमने वाले वेग की संतुलन की अवस्था। एक अवस्था संतुलन की होती है जब वो पदार्थ सीधा नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि उस पे लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो चुका है। कुछ बल इधर काम कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, सब का हमने योग किया, सदिश योग 0। अब कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में कब होती है? तो हमारा उत्तर है स्थिर अवस्था में उस पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 होना चाहिए और उसके साथ ही सभी घूर्ण का योग भी 0 होना चाहिए। अब क्या होगा? बलों का योग 0 है, सीधी रेखा में नहीं चलेगी। घूर्ण का योग 0 है, टॉर्क का योग 0 है, गोल चक्कर में भी नहीं चलेगी। तो अब न तो वो सीधी चल रही है, न वृत्ताकार चल रही है, किसी भी तरह का उसमें कोई भी वेग नहीं है। तब वो कहलाती है संपूर्ण संतुलन अवस्था में, जैसे कि ये तराजू। अब इस तराजू को यहां पर हमने ऐसे रखा हुआ है। अगर ये इस तरफ ऐसे झुकता है और इधर उठता है, ये ऐसा, तो ये कौन सी चाल हुई? वृत्ताकार चाल हुई।
भले ये सेंटर यहीं पे रहता है और ये सेंटर इधर इधर नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, पर ये तो ऐसा घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये संतुलन में नहीं है। कौन सा संतुलन नहीं है? घूर्णीय संतुलन नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा उठ के ऐसा चल दे तो रेखीय संतुलन नहीं है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ये इस स्थिति में नहीं है कि कहीं चले, लेकिन अगर ये नहीं चलता है तो ये संतुलन में नहीं कहलाएगी। घूम भी तो सकता है, तो ये संतुलन में कब कहलाएगी? जब ये नहीं घूमेगा। और नहीं घूमने की शर्त क्या है? कि सब घूर्ण मिलाकर शून्य हो जाने चाहिए। तो इस प्रश्न में हमने घूर्ण को भी जोड़ दिया है। अब घूर्ण की परिभाषा क्या होती है, घूर्ण का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो घूर्ण का कैलकुलेशन हमें मालूम है, बल गुणित घूमने वाले कण से या घूमने वाली स्थिति से, बिंदु से, घूमने वाले बिंदु से बल की दूरी, उसको गुणा करेंगे बल के साथ तो हमको घूर्ण मिलेगा। ये चीज आप कर चुके हैं, एक बार फिर करते हैं। तो अब हम इसे प्रारंभ करते हैं। हमें निकालना क्या है? x का मान, ये x, इसका मान निकालना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसकी अवस्था कैसी है? संतुलन की अवस्था है। तो इसको हम इस तरह से शुरू करते हैं। संतुलन की अवस्था में घूर्णों का योग शून्य होगा। अतः घूर्णों का योग करना शुरू किया हमने। यहां पर कितने बल लगते हैं? हर बल एक एक घूर्ण बनाएगा। ठीक है, इसे देखिए और मुझे बताइए आपको कौन कौन सा बल लगता हुआ नजर आता है। सबसे पहले इस बिंदु पर ये Q इस Q को विकर्षित कर रहा है, तो यहां पर बल किस तरफ लग रहा है? उत्तर है ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ये वाला बल, ये। और ये बल कैसा बल है? इलेक्ट्रिकल है, Fe, ये हमने मान लिया। ठीक है, दूसरा बल बताइए। इन दोनों कणों का भार, इसका भार यहां पर नीचे की तरफ काम करता है, यहां पर mg। ये वाला भार W है, ये इस कण पर नीचे की तरफ काम कर रहा है, W। यहां पर ये वाला आवेश इस आवेश को विकर्षित करता है, विकर्षित करके किधर ढकेलता है? ऊपर की तरफ। तो ये इस पर बल लग रहा है, Fe नंबर 2। 1 2 3 4, ये 4 बल यहां पर कार्य कर रहे हैं। इन चारों बलों का घूर्ण यदि हम निकालेंगे तो संतुलन की अवस्था में इन सब घूर्णों का योग कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, ये हमारा ज्ञान है जिसको हम यहां पर उपयोग करेंगे। अब घूर्ण को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उत्तर है, घूर्ण होता है टॉर्क F गुणित R। F बल, R घूमने वाले बिंदु से दूरी। ठीक, तो पहला ये लेते हैं, Fe1 गुणित घूमने वाले बिंदु से दूरी। यहां से यहां की दूरी बताइए, यहां से यहां की कुल दूरी L है और ये मध्य बिंदु पर है, इसलिए ये वाली दूरी कितनी हुई? L/2। ये घूर्ण आ गया। अब ये मुझे बताइए कि ये घूर्ण धनात्मक है कि ऋणात्मक है? इसके लिए आप ये देखेंगे कि ये वाला बल Fe1 इसे घड़ी जैसा घुमाता है या उल्टा घुमाता है। तो ये बल ऊपर, ये ऐसे। अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या दिखता है? घड़ी जैसे घुमाएगा। अगर ये घड़ी जैसा घुमाएगा तो इसका साइन क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक। ये ठीक, ये घूर्ण की गणना हो गई इस बल की। अब दूसरे बल पर आइए। ये बल mg, इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान m है, g के साथ मिला के mg हुआ और यहां पर काम करता है। तो इस बिंदु से
इसी बिंदु की दूरी कितनी हुई? शून्य। इस बिंदु से घूमने वाले बिंदु से बल वाले बिंदु की दूरी शून्य है, इसलिए ये शून्य घूर्ण बनाएगा। क्यों? r का मान शून्य हो गया, इसलिए इसके द्वारा बनाया गया घूर्ण कितना होगा? शून्य होगा। तो उसे हम शून्य कर देते हैं। ये अब तीसरा बल लेते हैं W। घूमने वाले बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? ये है बल का मान W गुणित घूमने वाले बिंदु से दूरी, ये इस बिंदु से ये दूरी है इसकी, ये वाली दूरी कितनी हुई? सोचिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमको पता है x, यहां से लेके यहां तक की दूरी पता है l/2, तो ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी हुई x ऋण l/2। तो ये आ गया इसका गुण। अब इसका साइन बताइए, धनात्मक कि ऋणात्मक। इस बिंदु पर ये बल लगा और ये बल इसको नीचे की तरफ ऐसे घुमाया, नीचे ये, तो ये कैसा घूम रहा है? यस, बिल्कुल ठीक, ये घड़ी जैसा घूम रहा है। फिर से ये ऐसा घड़ी जैसा घूम रहा है। अगर ये ऐसा घड़ी जैसा घूम रहा है तो इसका साइन कैसा होगा? यस, ऋणात्मक। तो इसका हमने साइन दिया ऋण। ये भी कैसा घुमा रहा था? घड़ी जैसे। ये भी कैसा घुमा रहा है? घड़ी जैसे, इसलिए दोनों कैसे हैं? ऋणात्मक। अब 1 2 3 चौथा बल। चौथा बल कितना है? 2 गुणित दूरी, घूमने वाले बिंदु से इसकी दूरी, तो ये दिखाई दे रही है, आधी लेंथ है, तो ये l/2। और अब इसका साइन बताइए। यस, ये उल्टा घुमा रहा है। इस बिंदु पर जब ऊपर बल लगेगा तो ये ऐसे घुमाएगा। ऐसा घुमाना घड़ी से उल्टा है, इसलिए इसका साइन हमने क्या लेना है? धन। चारों बलों का घूर्ण हमने ले लिया, और चूंकि ये संतुलित अवस्था में है इसलिए इन घूर्णों का योग कितना होगा? शून्य। ये आ गया। अब हम इन बलों में वो राशियां डालना चाहते हैं जो हमको प्रश्न में दी गई हैं। ठीक है, उनको लेते हैं। तो पहले राशि Fe1, इस पर लगने वाला बल, इस पर जो बल लगता है वो एक कूलम बल है। कूलम का बल क्यों है? क्योंकि आवेश इन दो आवेश के बीच में लगने वाला बल है। तो इस बल की गणना करके हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये हमने लिखा ऋण Fe1 के लिए 1/4πε0 Q1 Q2, Q गुणित Q बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है? h का वर्ग। ये किसके बदले आ गया? Fe1। इसके साथ किसको गुणा करना है? l/2। ये आ गया। धन शून्य, लिखने की जरूरत नहीं है। ऋण W x, ऋण गुणित ऋण धन W l/2 धन। ये वाला बल, इस बल को भी वैसा ही बनाते हैं, 1/4πε0 Q गुणित 2Q, Q गुणित 2Q बटे h का वर्ग। ये हो गया। गुणित ये बल है, बल के साथ l/2 शून्य। ये हो गया। अब ऋण धन। हमें क्या चाहिए? तो उत्तर है हमें x का मान चाहिए। तो यदि हमें x का मान चाहिए तो हम ये करेंगे कि x वाली राशियों को एक तरफ कर देते हैं। देखिए, x वाली राशि हमने एक तरफ कर दी और ये इस तरह से हो गया। इसमें x है और कहीं O और किसी में x नहीं है। तो ठीक है, ये x वाली राशि हम यहीं रहने देते हैं, बाकी सब उधर ले चलते हैं। तो ये कितना हो गया? ऋण Wx। वाकई x और कहीं नहीं है क्या? ये l/2, ठीक है, ये इसमें x आएगा और ये भी l/2 है, ये भी l/2 है, ठीक है, और किसी में x नहीं आ रहा है। ठीक, ऋण Wx बराबर
इसको इधर ले जाएंगे ऋण हो जाएगा, ये उधर जाएगा ऋण हो जाएगा, ये उधर जाएगा धन हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको पहले ले चलते हैं यहाँ। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बटे 2h स्क्वेयर गुणित 2 आ गया। अब ये इधर रह गया बराबर के इस तरफ बाईं तरफ। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण कितना बटे 2। ये इस तरफ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण ऋण। ऋण के बाद 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ 2q। यहाँ 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। q बटे h स्क्वेयर गुणित l, ये इक्वल। ठीक है, इसे थोड़ा और मैं स्पष्ट कर देता हूं, बराबर ठीक। अब x का मान, इसको इधर ले जाइए, भाग दे दीजिए, x का मान आ गया बस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते पहले तो। अच्छा ठीक है, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, ये इसमें भी यही राशि है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ये नहीं है, इस 2 को बाहर छोड़ दीजिए। ये दोनों में कॉमन आ गया तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन h स्क्वायर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर भी बाहर आ गया, गुड, h स्क्वायर ये कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा धन 1/2 ऋण 1l, ये फिर से देख लीजिए, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ बचा 1 ऋण 1/2 ऋण l, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, माइनस w l/2। ठीक, अब इसके बाद इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये किसके बराबर है, माइनस wx। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1-2 स्टेप और सिंप्लीफाई होगा। ऋण wx। अब इसमें हम सिर्फ x को लिखते हैं और ऋण w को दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जाएगा, ये हर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x बराबर, इन दोनों को मैं लिखता हूँ पहले क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वेयर, और इसके साथ किसको लिखना है, जो उधर से लेके आए w, और कैसा, माइनस, ये हो गया। ठीक, तो उसके बाद 1/2 ऋण l, 1/2 ऋण l, उसके बाद ऋण WL/2, और इधर से कौन आया था, ऋण W। ठीक है,
थोड़ा सा गणित है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उत्तर तो एक जैसा ही आएगा। अब दोनों तरफ से हम ऋण को भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऋण को कैंसिल करिए और जहाँ जहाँ W कटता है वहाँ वहाँ W को भी कैंसिल करिए और देखिए ये और सिंप्लीफाई हो जाता है। किस तरह से? ये ऋण QQ बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वेयर W, और यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस 2L अब बटे 2 ऋण, ये W कट गया, ऋण और ऋण धन बन गया, धन L बटे 2। ठीक है, अब फिर से इस ऋण से अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो गया QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वेयर W, और ये 2 को भी बाहर ले आइए, इस 2 को यहाँ ले आइए तो ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा, 1 ऋण 2L, इस ऋण से गुणा किया तो ये क्या बचा 2L माइनस 1, धन L बटे 2, ये आ गया x। इस तरह से हमने x का मान निकाला। आप भी करिए, अपने तरीके से करिए और आप करके देखिए कि कैसा भी बीज गणित आप लगाएंगे घूम फिर के अंत में ये रिजल्ट आना चाहिए। हो सकता है कहीं कोई गलती हो तो गणित की गलती आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मूल उद्देश्य था कि इसमें हमको बल की गणना कहाँ करनी है, वो बल की गणना आपने देखी कि यहाँ पर कूलम का बल कहाँ उपयोग में लाया गया है। और यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है कि संतुलन की अवस्था जब होती है तो उसमें न केवल रेखीय बलों का संतुलन होता है बल्कि घूर्णी बलों का भी संतुलन होता है। तो ये वाले प्रश्न में घूर्णी बलों के संतुलन के सिद्धांत को भी साथ में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक हमने किया। ये प्रश्न अच्छा है, साधारणतः हमें भारतवर्ष की पुस्तकों में ये प्रश्न नहीं मिलता है, और ये हमने रेस्निक हैलिडे की पुस्तक से लिया है। ये एक अमेरिकन बुक है, वहाँ के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इस प्रश्न का एक दूसरा भाग बाकी है। दूसरा भाग ये है कि h के किस मान के लिए फलक्रम पर कोई भार नहीं आएगा। h के किस मान के लिए फलक्रम पर कोई भार नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो 2 बिंदु हैं, इससे h दूरी पर यहाँ पर Q है h है, 2Q है, और ये यहाँ से ये h है। यहाँ पर ये लटका हुआ भार ये कितना है W। अब उनका ये कहना है कि ये जो फलक्रम है, इस फलक्रम पर अभी जो भार लग रहा है, W भी नीचे दबा रहा है, ये दोनों भी नीचे दबा रहे हैं, सब कुछ नीचे दब रहा है। अगर हम इसको और इस छड़ को, इन तीनों को मान लेते हैं कि इनका भार नहीं के बराबर है, तो भी इसका भार तो है। इसके भार के कारण यहाँ पर नीचे एक बल लग रहा है ऐसे दबाने का। अब ये हमसे कहा जा रहा है कि इस फलक्रम पर अगर कोई भी भार नहीं आए, कैसे हो सकता है? तो हमारा उत्तर है कि बिल्कुल हो सकता है। किस प्रकार से संभव है कि ये जो दोनों आवेश हैं Q और Q, ये कूलम का बल किस तरफ लगाते हैं? तो उत्तर है कि ये Q इस Q पर ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, ये Q इस Q पर ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, और ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है। तो ये वाले सिस्टम पर देखिए, इस सिस्टम में ऊपर और नीचे इस सरल रेखा पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं? ये इस फलक्रम को नीचे की तरफ दबा रहा है। ये बल जो इसको नीचे की तरफ दबा रहा है, एक्शन का बल, ये हम चाहते हैं कि ये शून्य हो जाए। अगर ये शून्य है तो उसकी शर्त क्या है?
आप भी बता सकते हो क्या शर्त है, अगर ये दोनों ऊपर उठाने वाले बल इस बल के बराबर हो जाएं, दोनों ऊपर उठाने वाले बल, ये इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर ऐसा रखा। अब इसको ऐसा रखने के बाद मैं चाहता हूं कि इस पर कोई बल ना लगे, इस पर कोई बल ना आए, तो क्या शर्त है कि मुझे ऐसे बल लगाना चाहिए। मैं जो ऊपर उठा रहा हूं ये दोनों बल इसके वेट के, इसके भार के अगर बराबर हो जाएंगे तो नीचे स्पंज पर कितना भार आएगा, 0। यही हमारा प्रश्न है कि फलक्रम पर 0 बल लगे उसके लिए क्या करना होगा, ये h की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसे हम इस तरह से बनाते हैं कि इस h की दूरी को हम इतना रखेंगे कि ये दोनों बल इस बल के बराबर हो जाएं, तो फलक्रम पर कोई बल नहीं लगेगा। इसी चीज को हम लिख लेते हैं। दूसरा उत्तर, फलक्रम पर 0 बल हेतु ऊपर की ओर बल बराबर नीचे की ओर बल। ऊपर की ओर बल बराबर नीचे की ओर बल, तो नीचे की ओर तो एक ही बल है ये, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, नेग्लेक्टेबल, यानी कि बहुत कम, उसका कोई गणना नहीं की जाएगी। ऊपर की ओर बल, यहां पर ऊपर की ओर बल देखिए, ये ऊपर की ओर बल है QQ बटे h², ये धन ये वाला ऊपर की ओर बल Q गुणित 2QQ बटे h² और इसके सामने भी 1/4πε। ये दोनों बल ऊपर की तरफ लग रहे हैं और ये बल नीचे की तरफ है, ये दोनों को बराबर होना चाहिए, तो इस पर 0 बल हो गया। अब इन दोनों को बराबर करने का ये बन गया समीकरण। इस समीकरण से हम h का मान निकाल लेंगे और h के उस मान के लिए ये समीकरण सही है और बल 0 हो जाएगा। ठीक है, h को छोड़ के बाकी सबको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। उसके लिए देखिए इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 1/4πε0 h² और ऊपर QQ ये ठीक। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 1 धन 2 बराबर W, 1 धन 2 3 हो गया। अब h वर्ग को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो इससे हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, h वर्ग इधर चला गया, h वर्ग बराबर इधर क्या हुआ, QQ/4πε0, QQ/4πε0, ये h वर्ग तो इधर चला गया, ये W इधर आ गया W, और ये जो 3 है ये ऊपर है ही, तो यहां पर हमने लिख दिया 3, ये वाला 3, ये h वर्ग का मान है। अगर ये h वर्ग का मान है तो h का मान कितना हुआ, तो उत्तर है h का मान हुआ h बराबर h का जब इतना मान होगा, h का जब इतना मान होगा उस समय ऊपर लगने वाले बल नीचे लगने वाले बल बराबर हो जाएंगे और इस फलक्रम पर कोई भार नहीं आएगा। अगर हम इस फलक्रम को हटा भी लेंगे तो ये अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा, ये सिस्टम अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा। इस तरह से h का ये मान हमने निकाला, इस मान पर बल 0 हो जाएगा। तो ये दोनों उत्तर आ गए। x का मान इतना, तो हमको जो राशियां दी गई थी Q, Q, L, उसके आधार पे हमने x निकाला और जब हमसे W पूछा जाता है तो हम W को निकाल कर बताते हैं।
कि धारहीनता की अवस्था में W इतना होना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं, वो भी इसी तरह का प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़े लंबे हैं, हो सकता है बीच में आपकी लिंक टूट जाती हो। दोबारा इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हमने विद्युत के कूलम के बल का उपयोग कहाँ कहाँ किया और उसके साथ कब बल के घूर्ण बनाए, कब बल के घूर्ण नहीं बनाए, केवल एक रेखा में उनका आकलन किया और समीकरण किस तरह से बनाए। मूल चीज जो आपको देखनी है कि समीकरण इसे कैसे बनाए जाते हैं ताकि हम अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकें। दो एक समान हीलियम भरे गुब्बारे 5 ग्राम भार से लटक रहे हैं। आपने पढ़ लिया होगा इसको, ठीक। संतुलित अवस्था में तैर रहा है। संतुलित अवस्था में तैर रहा है का अर्थ क्या है? जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही बल नीचे लग रहा है। इसलिए न तो ये नीचे जा रहा है और न ही ऊपर जा रहा है, अपनी जगह पर खड़ा है और वहीं पे ऐसे तैर रहा है। ओके, हमें निकालना क्या है? Q का मान ज्ञात करें। ओके, हमें दिया क्या है? हीलियम के गुब्बारे हैं, 5 ग्राम भार से लटक रहे हैं। ये 5 ग्राम गुणित G का मान करेंगे तो नीचे की तरफ लगने वाला बल मिल जाएगा। ये बल किसके बराबर है? ऊपर लगने वाले बल के, क्योंकि न तो ये ऊपर उठ रहा है और न ही नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें ऊपर की तरफ बल लग रहा है, इसमें ऊपर की तरफ बल लग रहा है ये, और ये नीचे की तरफ बल लग रहा है। तो एक चीज तो हमको ये पता लगती है कि नीचे के बल बराबर ऊपर के बल। दूसरा हमें क्या पता लगता है? आवेश का मान ज्ञात करना है हमने। अरे तो हमें आवेश भी बीच में लाना पड़ेगा कि आवेश के कारण हो क्या रहा है। अच्छा, आवेश इसके पास Q है, दूसरे के पास भी Q है। जब दो कणों के पास आवेश होता है और एक जैसा आवेश होता है तो वो एक दूसरे पर विकर्षण का बल लगाते हैं। उस विकर्षण के बल के कारण ये बल लगा इधर इलेक्ट्रिकल, ये बल लगा इस पर इधर इलेक्ट्रिकल। इस बल के कारण ये इसको इधर ढकेलता है, ये इसको इधर ढकेलता है। ये ऊपर उड़ना चाहता है, उड़ने के लिए ये बल है, ये बल है। ये उड़ने का बल कौन सा बल है? तो ये उत्क्षेप का बल है। उत्क्षेप का बल मतलब क्या? गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस है जो हल्की है, गुब्बारे के बाहर हवा है जो उससे भारी है। हमें दिया है हवा भारी है, हीलियम हल्की है। तो इसके कारण हीलियम ऊपर की तरफ जाना चाहती है और भारी हवा नीचे आना चाहती है। तो हीलियम जब ऊपर उठना चाहती है तो बैलून में बंद है, गुब्बारे में बंद है, गुब्बारे पर वो बल लगाती है। यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं का उत्क्षेप बल का सूत्र याद होना चाहिए। तो ये एक कॉम्पिटिटिव का प्रश्न है, इसलिए बनता है कि इसमें एक से अधिक चैप्टर के प्रश्न आपस में मिला दिए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से दो बल काम कर रहे हैं? ऊपर कौन ले जाना चाहता है? उत्क्षेप का बल, उछाल हवा का ऊपर की तरफ। ये दोनों बल एक दूसरे से दूर ले जाना चाहते हैं। अगर इनका बस चले तो ये दोनों को ऐसा दूर ले जाएं, फिर दूर ले जाएं, फिर दूर ले जाएं और दूर ले जाके इतना दूर कर दें। अगर वो ऐसे दूर कर देंगे तो ये दोनों सीधे हो जाएंगे। पर ऐसा कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उछाल का बल इनको ऐसा ऊपर करता है, नीचे से रस्सी का बल इनको नीचे खींचता है। जब ये दोनों इस तरह का काम करते हैं तो ये इस अवस्था में आके संतुलन की अवस्था में आ जाता है। तो जब इस प्रकार से ये संतुलन की अवस्था में आ जाता है यहाँ पर, तो हम इस पर अपनी गणनाएं कर सकते हैं। संतुलन की अवस्था में होने से हम इस पर समीकरण बना सकते हैं।
अच्छा, तो अब इसे बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पर इन दोनों में चूंकि ये एक समान है, हम ये मानते हैं कि इसमें टेंशन पैदा हुआ ऊपर की तरफ, इसमें भी टेंशन पैदा हुआ ऊपर की तरफ। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये जो टेंशन है इसके हमने दो भाग कर दिए। ये ऊर्ध्व रेखाएं हैं। इस कोण को हमने माना थीटा, तो ये कोण भी कितना हुआ थीटा, ये कोण भी कितना हुआ थीटा। अगर ये थीटा है तो ये टेंशन का यहाँ पर हमने समीकरण बनाया, ये कौन सा अवयव होगा, तो उत्तर है टी कॉस थीटा। इस टी का एक अवयव ऊपर की तरफ काम करता है टी कॉस थीटा, तो इस टी का भी एक ऊपर की तरफ काम करता है टी कॉस थीटा, और दोनों का एक एक अवयव इधर काम करता है। ये अवयव कौन सा है, टी साइन थीटा, ये अवयव टी साइन थीटा, ये वाले दोनों अवयव टी कॉस थीटा। दो हैं इसलिए दो। तो ये हमको यहाँ पर इक्वेशन मिलता है 2t cos थीटा बराबर mg। तो t cos थीटा बराबर mg बटे 2। ठीक है, ये t cos थीटा का मान आ गया। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं। इसका टेंशन T है तो यहाँ पर इसका टेंशन नीचे की तरफ T है। अगर ये टेंशन नीचे की तरफ T है तो उसका ये वाला अवयव कितना होगा, ये थीटा है तो ये नीचे की तरफ वाला अवयव T cos थीटा, ऊपर ये T cos थीटा इधर, और ये वाला अवयव कितना होगा T sin थीटा, ये अवयव T sin थीटा, और ये वाला अवयव T cos थीटा। T cos थीटा बराबर, यहां पर T cos थीटा, इसको ऊपर की तरफ बल लगेगा। कौन सा, अभी हमने बताया था उत्क्षेप का बल। उत्क्षेप का बल उत्क्षेप बल का सूत्र क्या होता है, तो उत्क्षेप बल का सूत्र mg ही होता है। लेकिन कौन सा m, यहां पर हवा अगर इसमें भरी होती नीचे की तरफ आती, लेकिन हवा को हटा के यहाँ पर हीलियम आ गई, तो एक बल ऊपर की तरफ लगता है। वो ऊपर की तरफ लगने वाले बल की, तो ये ऊपर की ओर बल लगेगा, आयतन रो माइनस सिग्मा, रो हवा का घनत्व, सिग्मा हीलियम का घनत्व गुणित जी। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है अभी नोट करिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये कहाँ से आया। पर ये बल किधर लगता है, ऊपर की तरफ, ये बल ये वाला, दिस इज V रो माइनस सिग्मा गुणित जी, ये ऊपर की तरफ लगता है, नीचे T cos थीटा, तो T cos थीटा इसके बराबर हुआ। अब T cos थीटा का पहला ये बना है, दूसरा समीकरण ये बना है, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं V रो माइनस सिग्मा जी बराबर mg। ये m कितना है 5 ग्राम। अब इसको 5 ग्राम को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पहले mg लिख लेते हैं, mg बटे 2, mg बटे 2। दूसरे स्टेप में इस 2 को इधर ले आते हैं, या 2 को इधर लाने की जरूरत नहीं है, हमको v का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर v रखेंगे। v बराबर, ये g दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये बचा m बटे 2। अब यहाँ पर हमने इनके मान रख दिए,
m ये वाला 5 ग्राम, इसको हम SI सिस्टम में रख लेते हैं तो m कितना बन जाएगा 5 ग्राम का 5 × 10⁻³ किलोग्राम बटे इसको SI सिस्टम में 2, ये क्या चीज़ है घनत्व हवा का घनत्व 1.29 ऋण हीलियम का घनत्व 0.2। अब इसको थोड़ा हमने 1-2 स्टेप आगे हल कर लिया तो ये आ गया 5×10⁻³ बटे 2 × 1.09। तो ये करीब करीब 2 हुआ, 2.2 5 से भाग किया तो ये आ गया 2.3 × 10⁻³ ये क्या निकला आयतन है, इसलिए हमने SI सिस्टम का आयतन का यूनिट लगा दिया मीटर क्यूब। तो ये 2.3 × 10⁻³ ये हमारा आयतन है, एक गुब्बारे का आयतन V। ओके, अब एक छोटा सा प्रश्न जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये कहाँ से आया था, उत्क्षेप का बल। उत्क्षेप का बल आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। देखिए ये एक बैलून है, इसके चारों तरफ हवा है, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसने इस हवा को हटाया है जिसका घनत्व सिग्मा है। अगर ये सिग्मा घनत्व वाली हवा को हटाता है और इसका आयतन V है तो ये हवा जिसको इसने हटाया है ये इसको ऊपर की तरफ वापस ढकेलती है। किस बल से वापस ढकेलती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत याद करिए, जितने आयतन को हटाया जाएगा उतने आयतन के भार के बराबर इस पर उत्क्षेप का बल लगेगा, उछाल का बल लगेगा। तो इसने V आयतन को हटाया है, इसलिए इस पर ऊपर की तरफ बल कितना होगा V ρg। लेकिन इसके अंदर ना पूरा वैक्यूम नहीं है, पूरा निर्वात नहीं है, इसमें हमने हीलियम भर दी है। अगर इसमें हीलियम भरी हुई है, क्योंकि हमको गुब्बारे को फुलाना भी तो है, नहीं तो वो तो पिचक जाएगा, तो हमने यहाँ पर हीलियम भर दी और हीलियम का घनत्व सिग्मा है। तो नीचे की तरफ बल लगेगा जो इस हीलियम के भार के कारण लगेगा, ये भार के कारण और ये इसके कारण। तो ये जो भार के कारण नीचे की तरफ बल लगेगा वो mg होगा, और m का मान कितना? आयतन गुणित घनत्व हीलियम के लिए जी। तो ये किधर लगा? नीचे की तरफ। अब इन दोनों को देखिए कौन बड़ा है? ये बड़ा है क्योंकि हवा का घनत्व अधिक होता है और हीलियम का कम होता है, लेकिन ये बल किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। इसलिए इस स्थिति में परिणामी बल किधर बनेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हवा यहाँ से एब्सेंट हो गई उसके कारण बल किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। इसलिए परिणामी बल कितना हुआ? V ρg ऋण, ये दोनों में से V और G कॉमन निकलेगा और ये बचा परिणामी बल ऊपर की ओर, ये बना। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? उत्क्षेप का बल V ρg। तो ये यहां से आया था। अब ये प्रश्न को आपने देखा, इस प्रश्न में हमने आयतन का मान निकाला, गुब्बारे का आयतन निकाले। ये तो हमने दूसरा बना दिया, पहला तो बनाया ही नहीं, Q का मान। कोई बात नहीं, कोई भी पहले बन सकता है, कोई भी बाद में बन सकता है। Q अभी तक हमारे इसमें Q का बल आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि Q का बल जो दूसरे Q पर लगता है वो क्षैतिज दिशा में है, और हमने जो समीकरण बनाया वो समीकरण ऊर्ध्व दिशा में है, वर्टिकल डायरेक्शन में था। तो अब क्षैतिज दिशा वाले के समीकरण लेते हैं और देखिए वो कैसा बनता है। यहाँ पर टेंशन के बल के हमने दो अवयव बनाए थे, T cos थीटा, जो कि इसके उत्क्षेप बल को, भार वाले बल को संतुलित करता था। इसका एक दूसरा अवयव था T sin थीटा। T sin थीटा इसको इधर ले जाना चाहता है,
ये टी साइन थीटा इधर ले जाना चाहता है, पर ये जाते नहीं ऐसे। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे को ये विकर्षित कर रहे हैं। विकर्षित करने का बल कितना है? ये विकर्षित करने का बल इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, विद्युतीय बल है, कूलम का बल है, जिसका परिमाण हमको मालूम है। तो ये परिमाण जो मालूम है, इससे हमको एक और समीकरण मिलता है। ये समीकरण किस दिशा में मिल रहा है? ये क्षैतिज दिशा में मिल रहा है। क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में हमें क्या मिलता है? टी साइन थीटा बराबर इधर लगने वाला विद्युतीय बल, कूलम का बल। कूलम का बल कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर R तो हमको मालूम नहीं है, ये R है। हम ये मान लेते हैं ये दूरी x है, ये दूरी x है, तो दोनों मिला के कितनी हुई? 2x, तो 2x का वर्ग, 2x का वर्ग। ये ऐसा आ गया। गुड। हमें कुछ दिया गया है, अंक में लिखना भूल गया था। यहां से यहां तक की दूरी हमें प्रश्न में दी गई है और ये दूरी है 0.6 मीटर। ये धागे की लंबाई है 1 मीटर और ये धागे की लंबाई भी है 1 मीटर। अब हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर से टी साइन थीटा बराबर इतना। अब क्या हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये मत्रिभुज दिख रहा है। ये पूरा 0.6 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 0.3। ये 0.6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 0.3, यहाँ से यहाँ तक 0.3 और ये है 1। अब इसे मैं इस प्रकार बनाता हूँ। इस त्रिभुज को देखिए ऐसे, 0.6, 0.3, 0.3, 1 मीटर, 1 मीटर, थीटा, थीटा। तो यहाँ पर हम जो चाहे निकाल सकते हैं। अगर ये 1 है, ये 0.3 है, तो ये 0.9 आएगा। ठीक है। तो इस थीटा का टेंजेंट का मान कितना होगा? तो उत्तर है टेंजेंट स्पर्शज्या का मान होगा 0.3/0.9। साइन थीटा कितना होगा? 0.3/1। कॉस थीटा कितना होगा? 0.9/1। हम जो चाहे निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए? तो हमें ये चाहिए टी साइन थीटा बराबर इतना होता है। अच्छा, ये टी साइन थीटा का मान आ गया। ठीक, फिर से मैं इसे लिखता हूं, टी साइन थीटा बराबर 9 × 10 की घात 9। ये क्या चीज है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्यूब, Q गुणित Q बटे दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग R। यहाँ पर दूरी का मान हमें कितना दिया गया है? दूरी का मान 0.6 है, तो उसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.6 का वर्ग। ये टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा, इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं। टी कॉस थीटा का मान यहाँ से देखिए, इसमें 5 ग्राम लटकाया गया था, ये 5 ग्राम, और यहाँ पर हमने इसका सूत्र लिया था टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा, ये वाला सूत्र देखिए, टी कॉस थीटा बराबर mg/2। उसी को हम यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। टी कॉस थीटा mg/2, और ये mg/2 कितना लेना है? m को लेना है 5 ग्राम। ये 5 ग्राम को SI सिस्टम में लिख लिया। G को ले लेते हैं 10/2। इस तरह से आ गया ये टी कॉस थीटा का मान और ये टी साइन थीटा का मान। अब हमें टी पसंद नहीं है,
टी हमेशा हम एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि हमको उसका मान नहीं मालूम, या फिर कहीं से हमें मान निकालना हो, लेकिन हमने उसका एक बड़ा अच्छा तरीका बनाया हुआ है कि दो सूत्र लिखो, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, और इन दोनों को हमेशा आपस में भाग दे दो। पहले भी हम कर चुके हैं दूसरे प्रश्नों में, इसमें भी करते हैं। तो टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा किसके बराबर हुई? ये बटे ये 9 गुणित 10 की घात 9 क्यू वर्ग बटे 0.6 का वर्ग। इस पूरे को भाग देना है 5 गुणित 10 की घात ऋण 3 गुणित 10 बटे 2। ये टेंजेंट थीटा का मान आ गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं स्पष्ट। ये इसके सामने आएगा टेंजेंट थीटा, ठीक। ये ऊपर का और ये नीचे का। इसे हम और क्लियर कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा यहां से हम निकालते हैं। टेंजेंट थीटा कितना है? 0.3, 0.9। तो 0.3 बटे 0.9 का मान कितना होता है? 1/3। 1/3। ये 1/3 किसके बराबर हुआ? ये 1/3 इसके बराबर हुआ 9 गुणित 10 की घात 9 क्यू का वर्ग बटे 0.6 का वर्ग गुणित, ये उल्टा हो गया, 2 बटे 5 गुणित 10 की घात ऋण 3 गुणित 10। अब इन सबको हल कर लीजिए। इस सबको हल करने गए तो यहाँ पर आ गया ये 0.6 है। 0.6 का अर्थ होता है 6 गुणित 10 की घात ऋण 1, ताकि दशमलव नहीं रहे। अब इसको आप लोग हल करिए और हल करके मुझे बताइए कितना आएगा। ठीक, तो इससे ना हम क्यू वर्ग का, अच्छा पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 10 और 10 की घात ऋण 3 ये कैंसल, ये कितना हो गया? 10 की घात ऋण 2। जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 2। तो अंकों को अलग लिख लेते हैं। 9 और 2, नीचे कौन कौन आएंगे? 6 का वर्ग, 6 गुणित 6, 5, बाकी सब 10 हैं। तो अब शुरू करते हैं। 10 ऊपर 10 की घात 9 और कोई नहीं। 10 की घात ऋण 1 का 2 हो गया, तो ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2, ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2, और क्यू वर्ग, क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें क्या कैंसलेशन हो सकते हैं? बराबर, ये किसके बराबर है? 1/3। तो क्यू वर्ग किसके बराबर हुआ? क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर दीजिए। 6 गुणित 6 गुणित 5 बटे 3 गुणित 9 गुणित 2 गुणित 10 की घात 9 और 2 11 12 13। ओके, 3 दूनी 6, ये कैंसल हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ गया 10/3। 1 10, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10 की घात 12, ये कैंसल। अब देखिए 1/3 गुणित 10 की घात 12 क्यू वर्ग। तो क्यू का मान कितना हुआ? क्यू का मान, तो ये क्यू का मान हो गया 1/, ये तो हो गया 10 की घात 6 और ये 3। 1/, गुणित 10 की घात ऋण 6। अब 1/√3 इसका मान कितना होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं √3/3।
अब √3 का मान कितना होता है? 1.7। ऐसे अब 1.7/3 इसका मान आपको मालूम है और ये आप निकाल सकते हैं। तो Q का मान 3 पंचे 15, 10⁻⁶ कूलम, ये इसका मान आया। देखिए कुछ करेक्शन करना है क्या इसमें? तो इसे चूंकि हमने दशमलव पहले नहीं लिखना चाहिए, इसलिए हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5.5 यूनिटरी में, इकाई में। तो ये क्या बनाना पड़ेगा हमें? ऋण 7। इतना गणित तो सबको आता है। तो ये हमने Q आवेश का मान निकाला। तो ये हमारा उत्तर आया Q आवेश का मान, और इसके पहले आप निकाल चुके हैं आयतन। तो एक गुब्बारे का आयतन इतना होगा और एक गुब्बारे पर इतना आवेश होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि ये प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हैं, पर चूंकि हम पहली बार कर रहे हैं, हर फिनोमिना को, हर प्रक्रिया को समझ के कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बहुत समय लगता है, पर ऐसा नहीं है। मैं यदि इसे करता हूं तो मुझे करने में इसे 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप जब दूसरी बार करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे, पर जब आप तीसरी बार करेंगे तो आपको 3 मिनट ही लगेंगे। 2 ही तो इक्वेशन है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके कठिन प्रश्नों के भी कोशिश करिए। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार जब आप बनाएंगे तो देखेंगे आपको एकदम आसान लगने लगा है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न था, वो रह गया। मैं देखता हूँ अगर समय मिलता है तो उसे भी हम करेंगे। ठीक है।